नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आपके काफ़ी समस्याओं को लेकर के व्हाट्सएप पर, कहीं चैनल के कमेंट बॉक्स में और जो फोटोग्राफ्स आपने मुझे भेजे हैं उसमें जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी से या जो आप माइक्रो उर्वरक एनपीके वगैरह या घुलनशील खादों का जो प्रयोग करते हैं उसमें कहाँ हम गलतियां करते हैं, किस समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, उसका क्या कार्य है, ये सब जानकारियां मैं आपको आज देने वाला हूं। साथ ही जिस तरह से पत्तियां पर छींटे कभी आना, कभी दाग आना, कभी किनारों का जलना, कभी ऊपर की तरफ मुड़ना, ये जो समस्या है या स्क्रैच से दिखाई देना, ये किस रोग के लक्षण हैं? क्या वास्तव में ये सब रोग ही होते हैं अथवा कहीं न कहीं हमें जो है ठगी का शिकार होकर के और अननेसेसरी जिसकी आवश्यकता नहीं है उन खर्चों को भी वहन करना पड़ता है? तो आइए इन सब बातों को लेकर के आज मैं आपको वीडियो में बहुत सारी जानकारी देता हूं और शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आज आपको न केवल घुलनशील खादों की कुंडली कहाँ किसकी आवश्यकता ये बताऊंगा, बल्कि उनके कार्य और किस समय किसको देना चाहिए। अगर हम उस खाद को नहीं देते, उसके बजाय दूसरे को देते हैं, तो क्या हमें कितना हमें लाभ होता है अथवा कहाँ हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसकी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों पौधों के भोजन की। पौधे जो भोजन लेते हैं, शुरुआत में पौधों की जड़ों के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषण होता है, लेकिन जब तक जड़ नहीं बनती तब तक जो हम बीज देते हैं उस बीज के अंदर जो मौजूद पोषण तत्व होते हैं उनसे पौधा जो है सबसे पहले अंकुरित होता है, उसके बाद उसकी जड़ों का निर्माण होता है, फिर पत्तियों का निर्माण होता है। तो पत्तियों के द्वारा भी पौधे भोजन का अवशोषण करते हैं। तो अब किसान भाइयों, हम खादों को या पौधों के लिए भोजन की जो व्यवस्था करते हैं वो शुरुआत में बेसल डोज के माध्यम से करते हैं। बेसल डोज में जो हम दानेदार खादों का प्रयोग करते हैं उसका मात्र 30 से 40% ही पौधों को मिल पाता है। बाकी का 60 से 70% या तो मिट्टी के अंदर अघुलनशील रूप में पड़ा रहता है अथवा वो बेकार चला जाता है, सॉलिड हो करके उल्टा मिट्टी को खराब करता है या विपरीत प्रभाव डालता है। पौधों की सेहत पर भी कभी कभी उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो हमारा तरीका है वो जो है जड़ों के द्वारा ही ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से या सिंचाई के माध्यम से कुछ घुलनशील खादों को पानी के साथ देने का होता है। तो ऐसे जो खाद होते हैं घुलनशील, जो जड़ों की पहुंच तक अगर चले जाते हैं तब तो उसका जो है 80 से 90% उनको मिल जाता है आयंस के रूप में। अदरवाइज वो भी 50-60% ही मिल पाते हैं। लेकिन अगर किसान भाइयों आपने अच्छे खादों का, क्वालिटी वाले खादों का पानी के अंदर घुलनशील खादों का स्प्रे के रूप में प्रयोग किया है तो उनकी संभावना सही तरीके पर और आपके जो है मिलाने के सिस्टम के आधार पर, पत्तियों की अवशोषण क्षमता के आधार पर, उनको भोजन लेने की क्षमता के आधार पर निर्भर करता है। तो उसकी संभावना 70 से लेकर के 100% तक होती है। अगर आपने बहुत सारे खादों का मिश्रण बना के, कॉकटेल बना के किया है तो उतनी ही संभावनाएं पौधे के पोषक तत्वों को लेने की कम होती चली जाती हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जो हम पोषक तत्वों को स्प्रे के रूप में दे रहे हैं उसको जिसकी आवश्यकता है उस समय पर केवल उसी पोषक तत्व को हमें पौधों को देना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों एनपीके के रूप में दिए जाने वाले एनपीके 19-19-19 की। यह एक संतुलित खाद है, लेकिन इसका समय जो है शुरुआती दौर में होता है। जब पौधे की अगर हम आलू की बात करें तो आलू के यहाँ पर मैं आपको 90 दिन का जीवन काल मान के चलता हूँ। कुछ वैरायटियाँ 100 और 120 दिन की भी होती हैं, लेकिन जो 120 की दिन है उसी आधार पे आप उसके दिनों की जो काउंट में बताऊंगा, मैं 90 दिन का को डिवाइड करके चल रहा हूँ। आप उसमें उसी हिसाब से, जैसे अगर 120 दिन की है तो आप 5-5 दिन और 3 बार में अगर 15 दिन जोड़ देंगे तो वो 105 हो गया, और अगर आप उसमें 10-10 दिन जोड़ देंगे तो वो 120 हो गया। तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन मान लेंगे। सबसे पहले बात करें एनपीके 19-19 की, तो ये सामान्य तौर पर शुरुआती दिनों में यानी 30 से 35 दिनों पर दिए जाने वाला खाद है जो जड़ों के फुटाव, पत्तियों का विकास और पौधों का की तंदुरुस्ती
इसके लिए आवश्यक होता है। यानी कि पूरी तरह से संतुलित खाद है। ये न केवल जड़ों का फुटाव करता है, पत्तियों का विकास करता है, बल्कि पौधे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी करता है, क्योंकि इसमें 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है, 19% इसके अंदर पोटेशियम है। तीनों का कार्य जो है, पत्तियों के विकास का कार्य नाइट्रोजन करती है, और जो है जड़ों के फुटाव का कार्य फास्फोरस कर रहा है, और प्रतिरोधक तंत्र का विकास जो कर रहा है वो पोटेशियम कर रहा है। किसान भाइयों, बेसल डोज में कभी कभी हम नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा और फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा और पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा दिए हुए होते हैं, उस समय इन खादों को देने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी किसान भाइयों अगर कहीं कोई कमजोरी होती है तो एनपीके 20-20-20-20 के स्थान पर दिया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे किसान भाइयों, अब आलू की जो अवस्था होती है 35 से 40 दिन, 35 से 40 दिन पर इस समय घुलनशील खादों के रूप में एनपीके 1261-0 का प्रयोग करना बेहतर रहता है। अगर किसान भाइयों 1261-0 के स्थान पर इस समय नैनो डीओपी का भी प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा है। दोनों का ही प्रयोग लगभग एक जैसी अवस्था में करना उचित रहता है। इसको एनपीके 1261-0 के नैनो डीएपी की तुलना में ये सस्ता पड़ता है, और एनपीके 1261-0 का उपयोग हमें 35 से 40 दिन पर ही कर लेना उचित रहता है। ये जड़ों का राजा कहलाता है। इसमें 61% फास्फोरस सीधे तौर पर जड़ तंत्र के विकास को तेजी से बढ़ाती है, और यानी कि आलू के ट्यूबर्स के निर्माण के लिए आवश्यक जो सफेद जड़ों का, व्हाइट रूट्स का विकास होता है, वो भी इससे तेजी से होता है। इसी के स्थान पर अगर हम नैनो डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उससे भी यह कार्य बखूबी किया जा सकता है। यानी कि यह जड़ तंत्र और जो है ट्यूबर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण खाद है। इसके अलावा किसान भाइयों 05234, यानी कि मैं अब थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूं एनपीके 1261-0 और 05234। तो 05234 40 दिन के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं 40 से 50 दिन के बीच की अवस्था में देना उचित रहता है। कारण है किसान भाइयों, ये ट्यूबर के निर्माण को प्रारंभ करता है। इससे पूर्व की प्रक्रिया में नाइट्रोजन की भी आवश्यकता थी, इसलिए हमने 12% नाइट्रोजन साथ में लिया, और अब हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अब भी हम नाइट्रोजन साथ में देंगे तो पौधा ट्यूबर के निर्माण की प्रक्रिया को स्लो रखेगा और अपने बढ़वार यानी अपने विकास की प्रक्रिया को जारी रखेगा। या कुछ समय के लिए हमें पौधे के वायवीय विकास को रोक करके ट्यूबर के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी लानी होती है। इसलिए हम एनपीके 05234, जिसको मोनो पोटेशियम फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है, उसका स्प्रे करते हैं। 1 kg की मात्रा का स्प्रे करते हैं किसान भाइयों। इसके अंदर जो फ्लावरिंग वाली जो फसलें हैं उसमें फ्लावरिंग की अवस्था पर इसका स्प्रे किया जाता है, और कंद वर्गीय जो फसलें हैं उसमें कंद निर्माण की बनने की प्रक्रिया जब होती है शुरुआत में, उस समय इसको स्प्रे किया जाता है। यहाँ पर इसके साथ 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम प्रति एकड़ हम बोरोन भी ले सकते हैं। बोरोन का कार्य समान रूप से पोषक तत्वों का वितरण करना होता है यहाँ पर, इसलिए ट्यूबर्स की संख्या समान रूप से बने, इसलिए हमें बोरोन का प्रयोग करना भी उचित रहता है। साथ ही जब फलों का निर्माण होता है यानी पुष्पीकरण जब होता है, उस समय भी बोरोन जो है इसकी जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाता है, क्योंकि ट्यूबर्स में हमें पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर पौधों के जो है ट्यूबर्स के निर्माण की प्रक्रिया में बराबर की मात्रा में पोषक तत्वों को वितरण करने का काम यहाँ पर जो है बोरोन करेगा, क्योंकि बोरोन में कुछ मात्रा में कैल्शियम भी होता है, तो कैल्शियम तेजी से सेल डिवीजन को बढ़ाता है, इसलिए ट्यूबर्स निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आती है। इसके अंदर किसान भाइयों 52% जो फास्फोरस है वो तने को भी मजबूती देता है, यानी कि जो आपका पौधा बन रहा है, पौधे का निर्माण हो रहा है, तो उसके तना जितना मजबूत होगा तो उसके रोगों के आने की जो स्पीड है वो भी कम रहेगी, मजबूती से पौधा खड़ा रहेगा। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो फंगस हैं वो उसके तक नहीं पहुंच बना पाएंगे, तो वायु विभाग जब तक ऊपर रहेगा उतने दिन तक पौधा भी आपका स्वस्थ बना रहेगा। इसके बाद किसान भाइयों अगली जो प्रक्रिया है वो 50 से 65 दिन की है, जहां पर हम 13-0-45 एनपीके 13-0-45 इसको किसान भाइयों इसके अंदर 13% नाइट्रोजन और फास्फोरस 0 और 50% पोटेशियम होता है। 13%। अब यहाँ पर एक बात और में क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि 13-0-45 क्यों ले रहे हम, यहाँ पर हम एनपीके 0050 क्यों नहीं ले रहे, तो उसका छोटा सा आपको मैं बता देता हूं। एनपीके 0050 भी बहुत से लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आपके ट्यूबर्स के निर्माण की प्रक्रिया किसी कारण से बाधित हुई, वो उसका निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया है,
वायवीय भाव जो आपका प्लांटेशन है यानी पौधे हैं उनके अंदर उनका विकास कहीं रुका हुआ है या कहीं किसी रोग आने की वजह से पौधे के अंदर वो स्वस्थ नहीं है, ऐसे समय में अभी अभी उनका नया अंकुरण फूटा या किसी रोग से बाहर निकले, ऐसे समय में अगर आपके ने NPK के 0050 का स्प्रे कर दिया यहाँ पर, उस स्थिति में तेजी से कंदों के निर्माण की तरफ पूरा विकास चला जाएगा और जो पौधे स्वस्थ होने की प्रक्रिया में थे यानी कि वो स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो लगने वाली ताकत, ऊपर की ताकत है, वो पूरी की पूरी कंद निर्माण में चली जाएगी। तो ऐसे में समय से पूर्व पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसी स्थिति में पौधे पीले पड़ते हुए नजर आते हैं और आपकी फसल पूरी अवस्था पार करने से पहले ही सूखती हुई नजर आती है। इसलिए किसान भाइयों 50 से 65 दिन पर हमें 13045 का स्प्रे करना चाहिए। इसको पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में होती है जो एक कैरियर का काम करती है, भाग का काम करती है। जो पोटेशियम होता है 45% वो पौधों के विभिन्न भागों में समान रूप से वितरित कर नाइट्रोजन के साथ हो जाता है, नाइट्रेट्स के आयंस के साथ बड़े आराम से हो जाता है, जिससे पौधे का जो वेजिटेशन पार्ट है यानी कि पौधों का हरा भरा भी बना रहना और नीचे जो ट्यूबर्स बनने की प्रक्रिया को भी तेजी से गति प्रदान करने का काम होता है। इसलिए किसान भाइयों तेजी से समान आकार के ट्यूबर्स के निर्माण एवं विकास के लिए पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि जो आपका 13045 खाद का जो स्प्रे है यहाँ आवश्यक है। किसान भाइयों यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप सब खादों का जो है स्प्रे करें, आवश्यकता के अनुसार अगर वायवीय भाग में ऊपर का आपको वेजिटेशन बढ़िया है, निर्माण की प्रक्रिया भी अच्छी खासी चल रही है, पौधे ट्यूबर्स का आकार भी ठीक है, तो बीच में आप उन खादों का को हटा सकते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद किसान भाइयों जब आपकी फसल 65 दिन से लेकर के और अंतिम अवस्था की ओर प्रदान जा रही है, उस समय आपको 65 से 75 दिन की अवस्था में आपको NPK 0050 और उसके साथ बोरोन, यहां पर बोरोन की मात्रा बढ़ा सकते हो 150 से 200 ग्राम और कभी कभी 250 और 250 ग्राम तक भी बोरोन ली जा सकती है। लेकिन किसान भाइयों बोरोन की मात्रा किस अवस्था में बढ़ानी चाहिए और किस अवस्था में कम रखनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी भी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। सल्फेट ऑफ पोटास यानी NPK 0050 यह कंद की साइज और चमक दोनों को बढ़ाता है और किसान भाइयों चमक बढ़ाने का काम कर रहा है इसके अंदर जो हम दे रहे हैं बोरोन वो, और क्योंकि कैल्शियम भी है, कैल्शियम तेजी से सेल डिवीजन कर रहा है। साथ में पोटेशियम पूरे पौधे का जो ऊर्जा ऊपर के विकास में लग रही थी उसको वहां से खत्म करके पूरा की पूरी ताकत कंद की भड़वार में लगा देता है। इसलिए कहते हैं इस खाद के बाद पौधों में ट्यूबर्स का साइज तेजी से बढ़ने लगता है और ऊपर जो पौधे हैं पीले पड़ते हुए नजर हो आते हैं। इसलिए अंतिम अवस्था में यानी 75 दिन के आसपास भी हम इनके स्प्रे की जो है सलाह देते हैं। और यहाँ पर किसान भाइयों एक बात विशेष ध्यान रखने की, जो मैंने कहा था कि बोरोन कब बढ़ानी चाहिए और कम करनी चाहिए। अगर आपके ट्यूबर्स का साइज 60, 65, 70 दिन के बाद भी आप जानते हैं कितना बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर आपका साइज 35-40 mm के आसपास है तब आप बोरोन की मात्रा बिल्कुल न बढ़ाइएगा। अगर आपका पर्याप्त साइज दिख रहा है, आप बढ़ रहा है, उस समय बोरोन की मात्रा चमक के लिए बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बोरोन की मात्रा कहीं न कहीं साइज को ज्यादा बढ़ने से रोकती है किसान भाइयों। तो आप उसी के अकॉर्डिंग बोरोन की मात्रा लीजिएगा। तो आप इसमें NPK 0050 और बोरोन को मिला करके स्प्रे कर दीजिए, पूरी ऊर्जा लग जाएगी और तेजी से ट्यूबर्स जो है फूलने लगेंगे। अब किसान भाइयों जब ट्यूबर्स, वही मैंने कहा, अगर पहले से ही पर्याप्त साइज है तो अगर पूरी और फिर बम्पर हो जाएगा या फटने लगेगा, इसलिए हमें बोरोन की मात्रा बढ़ा के चलनी चाहिए जब पर्याप्त साइज हो उस समय। अब एक और महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों, यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई पोटेशियम नाइट्रेट के कैल्शियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर चुका हूं मैं, कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे क्यों आवश्यक है, क्या जरूरी है करना या नहीं करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण खाद है किसान भाइयों। कंदों के जो अंदर कालापन आता है, एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी स्ट्रेस में कंद आ जाता है, जैसे अचानक गर्मी थी, गर्मी में उसने अपने आप को फैला रखा था और अचानक वो शीत ग्रह के अंदर चला गया, तो वहां पर ठंडा होगा, तेजी से ठंडा होगा तो सिकुड़ेंगी उसकी सेल्स, और जब तेजी से सिकुड़ेंगी तो बीच में गैप आ जाएगा और वो गैप बाद में यानी कि वो सेल्स ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो वो जो टूटी हुई सेल्स हैं वो बाद में कालापन ले लेती हैं, यानी कि वो मर जाती हैं। इस प्रक्रिया को रोकता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम इसको तेजी से
जो रोकने का काम करते हैं। जब वो फसल के अंदर होता है तो वहाँ सेल डिवीजन का काम करता है। जब वो फसल बाहर होती है, अपनी सुषुप्त अवस्था में होती है या फ्रीजिंग अवस्था में होती है, उस समय वो उस डैमेज को रोकने का काम भी करता है। कभी कभी हमारे खुदाई के दौरान, हार्वेस्टिंग के दौरान हमारे कंदों में कट लग जाते हैं और उस कट से पौधे कंद सड़ते भी हैं, तो उस सड़न को भी रोकने का काम कैल्शियम करता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट अगर आपने समय पर स्प्रे किया हुआ है तो वो आपके कंदों को कटने पर, दबाव में आने पर, स्ट्रेस में आने पर, अचानक तापमान में परिवर्तन होने पर जो कालापन की जो शिकायत आती है उसको रोकने का काम ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट करता है। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट जो है महत्वपूर्ण खाद है। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट के स्प्रे में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ किसी भी प्रकार का अन्य कोई खाद मिलाना नहीं चाहिए, जिसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी शॉर्ट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी। किसान भाइयों, आपके लिए जरूरी 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आप जान ही गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है। इसके साथ साथ किसान भाइयों जिंक, आयरन, बोरोन, मोलिब्डेनम और कॉपर और मैग्नीज, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसकी डेफिशिएंसी पत्तियों के रूप में शो होती है, दिखाई देती है, जिसको हमें बेसल डोज से लेकर के और 75 से 90 दिन की अवस्था तक हमें 2-3 बार भी हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। बेसल डोज में, पाउडर फॉर्म में, ग्रेनुअल फॉर्म में हम देते हैं। उसके बाद 40-45 दिन पर हमने बहुत सारे वीडियो इसके रूप में दे रखे, आप उस समय स्प्रे के रूप में या पानी के साथ घोल करके दे सकते हैं। और अंत में हम 05234 या 0050 के साथ भी ऐच्छिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे किया जा सकता है। किसान भाइयों, विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, ज्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें EDTA चिलेटेड फॉर्म में ही प्रयोग करने चाहिए, जिसमें अशुद्धियां कम होती हैं, जिससे पत्तियों पर विपरीत प्रभाव जो दिखाई देते हैं, कभी किनारों का जलना, कभी स्पॉट आ जाना, कभी पत्तियों का जलना, जिससे पत्तियां कमजोर पड़ती हैं और फंगस अटैक का खतरा बना रहता है, उसकी संभावनाएं कम रहती हैं। क्योंकि कभी कभी अब मैं थोड़ी सी समस्या की बात करूं किसान भाइयों, पौधों में अननेसेसरी बढ़वार ज्यादा हो जाना, तो वहां उसका कारण रहा हुआ आपने जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन या नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का स्प्रे करना या कहीं से किसी न किसी रूप में दिया होगा। उसकी मिट्टी में पहले से ही नाइट्रोजन मौजूद है, पूरे पोषक तत्व मौजूद है और ऊपर से भी आप तमाम पोषक तत्वों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी पौधों की अंधाधुंध बढ़वार होती है। या पत्तियों में मुड़ जाना, तो कभी कभी क्या है किसान भाइयों, एक तत्व की ज्यादा मात्रा होने से दूसरे तत्वों की कभी कभी कमी आ जाती है। पौधों का ऊपर की तरफ सिकुड़ापन आना कभी कभी जो है किसान भाइयों बोरोन की कमी से ऐसा दिखाई देता है। किनारों का जलना पोटेशियम की कमी से और अधिकता से, दोनों से होता है। कभी कभी खाद की ज्यादा मात्रा उसके आसपास होती है, तब भी पौधों के पत्तियों के किनारे जले हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी स्प्रे में ज्यादा मात्रा या अशुद्धियों के साथ या कॉकटेल, बहुत सारी चीजों को मिला करके हम जो स्प्रे करते हैं, उसकी वजह से भी पत्तियां जली हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे में किसान भाइयों आपको डरना नहीं चाहिए। सिंचाई का, पर्याप्त नमी का ध्यान रखें, नजर बनाए रखें। फंगस अटैक से बचने के लिए आप प्रोटेक्टिव फंगिसाइड का स्प्रे करें। खतरे की बात नहीं है किसान भाइयों, लेकिन इसको डर के ले जा करके दुकानदार से फिर दूसरा नया स्प्रे ले आना और हमें नुकसान को दावत देता है और हमारी फसलों में नुकसान होता है, तो उससे बिल्कुल बचना चाहिए। कभी कभी आपको किसान भाइयों बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी फोटो आए जिनमें केवल स्क्रैच थे। पत्तियों में स्क्रैच कभी कभी स्ट्रेस की वजह से आ जाता है। स्ट्रेस यानी कि अचानक टेम्परेचर का कम होना, फिर ज़्यादा होना, हमने कोई पोषक तत्व का स्प्रे किया या फंगीसाइड का स्प्रे किया, उस समय पत्ती थोड़े से स्ट्रेस में आई, फिर नॉर्मल हुई, उससे समय पर थोड़ा सा काला स्क्रैच टाइप के आपकी पत्तियों के पिछले हिस्सों में दिखाई देते हैं। कभी कभी पत्तियां मुड़ भी जाती हैं। ऐसी स्थिति में वो रोग नहीं होता, उसको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप नज़र जरूर बनाए रखें। केवल रोग जो दिखाई देगा, पत्तियां अगर ऊपर से गली हुई स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गल गई हो, सड़ गई हो, तो समझ लीजिए वो आपका पिछैती झुलसा है, यानी कि लेट ब्लाइट, जिससे 6-7 दिन में फसल खत्म हो जाती है, रेयर कंडीशन में आता है। अगैती झुलसा नीचे से स्टार्ट होता है, स्पॉट्स के रूप में पत्तियों पर छींटे दिखाई देते हैं जो तने की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे वो पूरे पौधे पर को घेर लेते हैं। उससे पौधा 10 से 15 दिन में खत्म होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी कवर भी हो जाता है। अगर आप फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो वो रुक जाएगा। उसके बारे में हम कई अलग अलग वीडियो दे चुके हैं। बाकी की चिंता आप नहीं करिए। कभी कभी पर्पल कलर की पत्तियां हो जाती हैं, वो अधिकता के कारण भी हो जाती हैं, कमी के कारण भी हो जाती हैं। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। अगर समय समय पे आपने ये सब चीज़ें की हैं तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण होगी। लेकिन आप
अंधाधुंध खादों का, माइक्रोन्यूट्रेंट्स का, फंगिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का और जो भी दुकानदार ने बताया सबका प्रयोग करते हुए चले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कंद की गुणवत्ता भी खराब होगी। बस मेरे उतना ही कहना था। बाकी के आपको अलग अलग समय अलग अलग वीडियो हम देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।